Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in the 25th lecture of Control System Engineering. And today we'll start a new unit number 4, Stability Concept of Control System. So in this in this unit, we'll discuss two parts. First is transient analysis of response. That means in unit number 3 we have studied steady state response, which is a last part of stable system, and initially when the system is unstable, that means in a transient nature, that part is to be discussed in this unit. So first part of unit number 4 is a transient analysis of response, and then B part is stability concept of control system. सो व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस, हमने लास्ट लेक्चर में और लास्ट यूनिट में स्टेडी स्टेट रिस्पांस हमने डिस्कस किया था. तो यही डायग्राम थी जिसमें ये जो पार्ट है यहाँ से आगे, जहाँ पे सिस्टम आपकी स्टेबल हो चुकी है, तो कांस्टेंट लाइन जो एरर है वो भी कांस्टेंट रहेगा. जैसे ये आपका डिजायर्ड आउटपुट लाइन है, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल आउटपुट है ये भी ऐसे पैरेलली जा रहा है. तो वॉट एवर एरर इज देयर, 2%, 3%, वॉट एवर, इसके आगे का पार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एरर कोएफिशिएंट्स, देन एरर वैल्यूज, ये डिस्कस किए थे अलग अलग इनपुट के लिए, डिफरेंट इनपुट. ओके, डिफरेंट इनपुट जिसमें हमने स्टेप टाइप, रैम्प टाइप, पैराबोलिक टाइप, देन इम्पल्स टाइप, ऐसे अलग अलग इनपुट लेके एरर कोएफिशिएंट्स के डेरिवेशन, एरर वैल्यूज के कोई डेरिवेशन, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे. सो होल डिस्कशन वाज बेस्ड ऑन एरर वैल्यूज, ये हाउ मच एरर प्रेजेंट इन दैट सिस्टम. बट जैसे अब हम करने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस. ट्रांजिएंट रीजन मतलब क्या, सपोज यहाँ से यहाँ तक, इस कंप्लीट रीजन में आपका जो आउटपुट कर्व है वो अनस्टेडी है, कंटिन्यूसली वेरिंग है, कम ज़्यादा हो रहा है. आइदर अगर ये ऑसिलेटरी है तो नेचर ऐसा है, अगर एक्सपोनेंशियल रहता तो सपोज ऐसा कुछ रहता था. ओके, इरेज कर देता हूँ मैं. तो यहाँ पे जो आउटपुट रिस्पांस है वो ऑसिलेटर की, और कहीं पे भी आउटपुट जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली वेरिंग है. जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पे मिनिमम, और कंटिन्यूसली ये ग्राफ धीरे धीरे स्टडी हो रहा है. जहाँ पे स्टडी हो चुका है वो पार्ट हमने उसके आगे पढ़ लिया है इन यूनिट नंबर 3. सो यहाँ पे डिस्कशन रहेगा हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में अलग अलग रिस्पॉन्सेज की वैल्यूज कितने टाइम में मिलेगी. तो ये कंप्लीट डिस्कशन जो है वो टाइम पे रहेगा कि सपोज पर्टिकुलर इनपुट की वैल्यू यहाँ पे यहाँ का जो इनपुट है, सपोज 95% इनपुट आपको, सॉरी 90% आउटपुट आपको कितने टाइम में मिलेगा, सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे तब. फाइनल आउटपुट कब मिलेगा, आउटपुट स्टेडी कब होगा, ये जो सब चीज़ें, ये जो टाइमिंग एनालिसिस है वो हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस में. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. एक्चुअली है क्या ट्रांजिएंट रिस्पांस? सो ट्रांजिएंट रिस्पांस इज अ पार्ट ऑफ टोटल आउटपुट which cannot be separated out, and hence to analyze it is necessary to calculate total output, that is C of t, for applied input. कम सिस्टम का टोटल आउटपुट क्या है? वैसे तो टोटल आउटपुट C of t इक्वल टू ये है Ct of t प्लस CSS. ये है वो आउटपुट जो आपको ट्रांजिएंट स्टेट में मिलेगा, ट्रांजिएंट स्टेट. और ये जो है CSS, ये वो रिस्पांस है, वो आउटपुट है जो स्टेडी स्टेट में मिलेगा, स्टेडी स्टेट. तो स्टेडी स्टेट का आउटपुट हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें फाइनल आउटपुट यहीं पे मिलता था. अब ट्रांजिएंट स्टेट मतलब दो पार्ट है, तो दो पार्ट का जो आउटपुट है वो कंबाइन करके हमें टोटल आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा Ct of t, मतलब ट्रांजिएंट आउटपुट. यहाँ पे मिल चुका है हमें CSS. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, so intention is to calculate different timings at which particular output is getting, and final
आउटपुट इक्वेशन, देखो जैसे इस रीजन में कहीं पे भी आउटपुट एक कांस्टेंट वैल्यू शो नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली वेरिंग है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका इक्वेशन मिलेगा। ओके, जो इक्वेशन ये कर्व फॉलो करेगा। ओके, पर्टिकुलर टाइमिंग पे जैसे आफ्टर 2 सेकंड व्हाट इज द आउटपुट, तो वो इक्वेशन यूज करके हम वो आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल गेट एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट, विल गेट अ इक्वेशन ऑफ ct of t. So this contains steady state along with the transient response. हमने जैसे अभी देखा इक्वेशन कि c of t is ct of t plus css. तो complete output is a part of two responses, transient state output as well as steady state output. So from the expression of ct of t only, transient state ct of t can be analyzed. तो सबसे पहले अब हम बस इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। Now, अब ये नेक्स्ट पार्ट है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, तो जिसमें हम एनालाइज क्या क्या करने वाले हैं ये सब पार्ट। ये इरेज कर देता हूं मैं। Okay, now in transient state specification, very first definition is, देखते हैं आगे दिया है। सो वेरियस टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन नंबर 1, यहाँ पे सबके सब हम टाइमिंग डिस्कस करने वाले। सो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज डिले टाइम, दैट इज अ टी डी। डिले टाइम क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन समझने से पहले हम ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये डायग्राम क्या है। वाई एक्सिस पे है आपका आउटपुट सी ऑफ टी और एक्स एक्सिस पे है टाइमिंग टी इन सेकेंड, टाइमिंग सेकेंड में रहेगा। सी वाई एक्सिस पे आपको दिखेगा कि जीरो आउटपुट से अलग अलग आउटपुट रेंज हमने यहाँ पे लिखी है परसेंटेज में, लाइक 10% आउटपुट, 50% आउटपुट, 90, 98%, 100%। 100% आउटपुट मतलब क्या है? ये हो गया आपका डिजायर्ड आउटपुट, ये आपका डिजायर्ड है जो कभी अचीव नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लो आपका परसेंटेज इन एग्जाम, सो इट इज डिजायर्ड टू गेट यू 100%, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल। आपको मिलेगा 90%, 95%, समवन में गेट 75%, 50%, 60%। दैट मीन्स देर आर सम लैग विथ रिस्पेक्ट टू द डिजायर्ड आउटपुट। तो डिजायर्ड आउटपुट हो गया सपोज आपका 100%। अब और ये आउटपुट कर्व हमने यहाँ पे शो किया है जो 0% से स्टार्ट हो गए, कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है और वेरी होके कहीं तो भी यहाँ पे वो स्टेडी हो गया। इसके बाद में ये कांस्टेंट लाइन है। तो कांस्टेंट कहाँ पे हुआ है? सपोज आप पकड़ लो ये 98% पे कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल कितना मिल रहा है आपको? 98% मिल रहा है, टू 100% चाहिए। इसलिए फिर हमने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में देखा था कि भाई 2% का उसमें एरर है। ओके, हमने एरर वैल्यू निकालते थे, ESS की वैल्यू निकालते थे ना। तो अगर परसेंटेज में देखा जाए, सपोज इस सिस्टम के लिए करंटली इस डायग्राम में 2% का एरर है। एरर कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर। अगर आपको 45% मिल रहा है एग्जाम में आउट ऑफ 100%, दैट मीन्स 55% क्या है? आपका एरर है, लैग है आपका। सो अब यहाँ पे पहली डेफिनेशन थी डिले टाइम TD, यहाँ पे दिख रहा है आपको TD। तो TD की रेंज क्या है? यहाँ पे एरो से शो की गई है, ये है TD की रेंज। तो TD की रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है 50% तक। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या डेफिनेशन हो रही है? देखो, TD इज अ टाइम और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू अचीव 50% ऑफ फाइनल आउटपुट। आर यू गेटिंग? डिले टाइम क्या है? वो टाइम स्पैन जिसमें आउटपुट 50% ऑफ वैल्यू अचीव कर रहा है। तो 50% आउटपुट अचीव करने के लिए लगने वाले टाइम को हम बोलेंगे डिले टाइम।
आर यू गेटिंग? क्योंकि ये एरो है ना, और ये एरो शो कर रहा है कि 50% ऑफ आउटपुट. सो डिले टाइम इज व्हाट? इट इज अ टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ फाइनल वैल्यू. सो yes, it is the time required for the response to reach what much? 50% of final value in a first attempt. Okay, in first attempt. जो फर्स्ट पीक जा रहा है उसमें 50% वैल्यू अचीव करने के लिए रिस्पॉन्स को जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोलेंगे हम डिले टाइम, विच इज डिनोटेड एज टी. ओके, और उसका इक्वेशन जो है, उसका फॉर्मूला है 1 + 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन. अब इसमें ये जीटा और ओमेगा एन क्या है? जीटा है डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशो. ओके, एंड ओमेगा एन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये दोनों पार्ट आपने थ्योरी ऑफ मोशन 2 में देखा होगा. आपका यूनिट नंबर 4 अगर हो चुका है, ओके, तो उसमें आपने ये देख लिया होगा कि व्हाट इज डैम्पिंग, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. जनरली व्हाट इज द डैम्पिंग? डैम्पिंग इज अ टर्म which shows reduction of vibration. Okay, just like we have mechanical device which is known as a damper. तो डैम्पर एक ऐसा डिवाइस है जो डैम्पिंग कम करेगा, जो वाइब्रेशन है. जस्ट लाइक स्प्रिंग को हम डैम्पर बोल सकते हैं. स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या है? जितने भी वाइब्रेशंस रहेंगे वो कंज्यूम करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा. ओके, जो शॉक्स रहेंगे व्हीकल में वो एब्जॉर्ब हो रहे, तो वो क्या कर रहा है? डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहा है. So damping, zeta is a damping factor and omega n is a natural frequency. Okay, next term is rise time, that is denoted as TR. So definition है, it is a time required for the response to rise from 10% to 90% of the final value for overdamp system. ओके, पहले तो इतना पार्ट डिस्कस कर लेते कि देखो डायग्राम टी हो गया हमारा. अब हमारा चल रहा है टी आर. सो टी आर क्या है? राइज टाइम क्या है? ये फाइनल आउटपुट कर्व को 10% से कितना? 90%. 10% से 90% रीच करने के लिए जो टाइमिंग लगेगा, जो टाइम स्पैन लगेगा, उसे बोलेंगे हम राइज टाइम. लेकिन उसमें दो डेफिनेशन और है, मतलब और एक डेफिनेशन है कि पहली डेफिनेशन ये है कि आउटपुट रिस्पांस को 10% से 90% ऑफ फाइनल वैल्यू रीच करने के लिए जो टाइमिंग लगेगा, दैट इज नोन एज अ राइज टाइम. ओके, दिस इज फॉर क्या थी टर्म? वो ओवर डैम सिस्टम. ओवर डैम सिस्टम. तो जनरली सिस्टम डैम्पिंग में 3 टाइप से डिस्कस की जाती है. सो ओवर डैम सिस्टम, then under dam system, and the third one is critically dam system. Okay, critically dam system. तो डेफिनेशन बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको ये टर्म समझ लेनी होगी कि व्हाट इज मीन बाय ओवर डैम सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम एंड क्रिटिकली डैम सिस्टम. तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक स्प्रिंग क्या है? एज अ डैम्पर वर्क करता है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में. तो स्प्रिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब दी शॉक्स, लोड्स, वाइब्रेशंस, व्हाटएवर. तो स्प्रिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है? वहाँ पे डैम्पिंग एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वाइब्रेशन कम से कम कर रहा है. अब ओवर डैम, अब वो डैम्प आप दिमाग में रखो कि डैम्पिंग मतलब क्या है? वाइब्रेशन कम करना, शॉक्स एब्जॉर्ब करना. तो ये डैम्पिंग अगर ओवर है मतलब क्या? अंडर है मतलब क्या? क्रिटिकली डैम्प है मतलब क्या? तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ एक एक आपको कि अंडर डैम्प वाइब्रेशन मतलब देखो कि सपोज बाइक या फिर 4 व्हीलर में जो शॉक एब्जॉर्बिंग स्प्रिंग लगी हुई है, आइदर वो लिफ स्प्रिंग हो, कॉइल स्प्रिंग हो, है ना. 4 व्हीलर में लिफ स्प्रिंग रहेगा, 2 व्हीलर में कॉइल स्प्रिंग रहेगा. सो जो वाइब्रेशंस है वो स्प्रिंग की वजह से रिड्यूस होगी. तो हाई वाइब्रेशन है और वो रिड्यूस हो रही है सपोज, लेकिन कहीं पे भी वो ज़ीरो नहीं होगी.
वाइब्रेशन कम हो जाएगा। अगर स्प्रिंग आप यूज करें तो वाइब्रेशन यूज हो जाएगा। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ अंडर डैम सिस्टम। अंडर डैम सिस्टम कि वाइब्रेशन टोटली रिमूव नहीं हुआ है, ओके, लेकिन कम हुआ है। मैं क्रिटिकल डैम्पिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज जो ऑफिशियल जो किसी इंस्टीट्यूट या फिर कमर्शियल बिल्डिंग के जो ऑफिसेस है वहाँ पे एंट्रेंस पे जो गेट लगा है, सपोज जो ग्लास डोर लगा है, उसको एक मैकेनिकल अटैचमेंट रहती है कि आप डोर ओपन करो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ओके, सो सपोज दिस इज़ अ डोर और वो ये फ्रेम है जहाँ पे वो ओपन क्लोज होगा, ठीक है। सो सपोज आपने ओपन किया डोर, आपने रिलीज़ किया और वो स्लोली यहाँ पे जाके रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ क्रिटिकली डैम सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये जो फ्रेम है, ये डोर अंदर जाके बाहर जाके, मतलब ये ऑसिलेट नहीं होगा, तो स्लोली जाके बस वहीं पे स्टॉप होगा। मतलब वहाँ पे जो ऑसिलेशन है या फिर जो डैम्पिंग है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही अंडर हो रहा है, मतलब ना ही पहले जाके रुक रहा है, ना ही ओवर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे जितना आप डोर ओपन करोगे वो स्लोली जाएगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। दैट इज द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ क्रिटिकली डैम सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट अबाउट अ ओवर डैम सिस्टम। ओवर डैम सिस्टम सपोज जो हेवी लोड व्हीकल्स रहेगी जहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सस्पेंशन। जो हेवी लोड ट्रक आपने देखे होंगे, स्पेशली यूज्ड फॉर लोडिंग, ओके, जो गुड्स इधर उधर करने के लिए, जहाँ पे वाइब्रेशन सस्पेंशन का कोई रोल नहीं है, वो सिस्टम, वो व्हीकल आर द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ ओवर डैम सिस्टम। बिकॉज जो वाइब्रेशन है वो हाई वाइब्रेशन है, वहाँ पे मतलब आपका जो डैम्पिंग है, जो आपके ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशन जिसको बोल सकते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका वो कर्व ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो कर्व ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो जैसे अगर कर्व आपका ऐसा है, वाइब्रेशन कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये अंडर डैम है। अगर आपका कर्व लाइक बस ऊपर ही जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा, वैल्यू ऑसिलेशन की कम नहीं हो रही है, बस ऊपर ही जा रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओवर डैम सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट क्रिटिकल डैम सिस्टम की सपोज ये आपका डिजायर्ड है, बस इनिशियली स्टार्ट हुआ और एग्जैक्टली जो डिजायर्ड है, जस्ट लाइक वो गेट का एग्जाम्पल, आउटडोर का एग्जाम्पल, ये आपने ओपन किया और वही जाके स्टॉप हो गया। दिस इज नोन एज अ क्रिटिकली डैम सिस्टम। सो दीज आर दी classification of system on the basis of damping. So over dam, under dam and critically dam are the examples. Got it? Clear है? अब over dam critically dam मतलब जहाँ पे zeta की वैल्यू 1 है। मैथमेटिकली अगर ऐसा शो करना है कि व्हाट इज क्रिटिकली डैम सिस्टम, तो जहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो रही है और एग्जैक्टली डिजायर्ड पे एंड हो गई है, देखो डिजायर्ड पे हो या फिर उसके नीचे, लेकिन वहाँ पे ऑसिलेशन कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ग्राफ गया और बस वापस स्टेडी हो गया। यहाँ पे क्या है, आपका डैम्पिंग बढ़ती जा रहा है और यहाँ पे आपका डैम्पिंग कम ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यूस एक रेशो में, एक पैटर्न में चल रहा है। सो दिस इज अ यू कैन से कंट्रोल्ड वाइब्रेशन। सो ये हो गया आपका अंडर डैम। ओके, तो क्रिटिकली डैम अगर बोलेंगे तो वहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू 1। अगर हम अंडर डैम की बात करेंगे तो वेयर जीटा इज लेस देन 1, एंड ओवर डैम ऑब्वियसली वहाँ पे जीटा रहेगा ग्रेटर देन 1। गॉट इट? क्लियर? नाउ डेफिनेशन वाज राइज टाइम। राइज टाइम की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू स्टार्ट फ्रॉम 10% एंड टू रीच अप टू 90%। तो 10% से 90% तक फाइनल वैल्यू को, नॉट 90% फाइनल वैल्यू रीच होने के लिए जितना टाइम लगेगा वो रहेगा आपका राइज टाइम। And this is for the over dam system. Again definition continued है, and 0 to 100% of final value for the under dam system. तो under dam system में 0 से 100% फाइनल वैल्यू अचीव करने के लिए जो टाइम लगेगा वो रहेगा राइज टाइम, और ओवर डैम में 10 to 90% ऑफ फाइनल वैल्यू रिच करने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी है राइज टाइम। सो जनरली वी कंसिडर दिस डेफिनेशन 10 to 90% ऑफ फाइनल वैल्यू, क्योंकि सिस्टम
कैसे जनरली मतलब जो वाइब्रेशन है वो अनकंट्रोल्ड ही रहते हैं, सो ओवरडैम्प सिस्टम ही जनरली कंसिडर. Okay, now the rise time is a reciprocal of slope of the response at instant. Reciprocal is equal to the 50% of final value. Okay, that is not important. सीधा सीधा फॉर्मूला अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि what is TR. TR is pi minus theta by omega d. Where what is, जैसे हमने ओमेगा एन अभी बताया था, ओमेगा एन क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे ओमेगा डी भी है तो वो है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी. और ओमेगा डी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, ओमेगा डी इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ओके, सो ओमेगा डी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन इज ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वेयर जीटा इज अ डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर. तो फॉर्मूला है टी आर का पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी, वेयर थीटा इज इन रेडियन. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज पीक टाइम, मतलब टीपी. अब ये पीक टाइम क्या है? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स, दिस इज टू, ओके, रिस्पॉन्स टू रीच its peak value. It is also defined as a time at which response undergoes first overshoot, which is always a peak overshoot. मतलब क्या है? डायग्राम में देखो, रिस्पॉन्स 0 से स्टार्ट हुआ और ऑसिलेटरी है तो उसने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अचीव की, फिर बाद में वो लीस्ट वैल्यू और बाद में कंटिन्यूस ऑसिलेशन, धीरे धीरे ऑसिलेशन कम हो रहे, ठीक है, डैम्पिंग है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट पीक में ये जो पीक वैल्यू ये अचीव हो रहा है, ये वैल्यू 100% से ज़्यादा ही है, सपोज 150%, 140%, वॉट एवर. लेकिन फर्स्ट पीक में ये जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, उस वैल्यू को अचीव करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीक टाइम, दैट इज टीपी. So what is the definition? It is a time required for the response to achieve maximum value, that is a peak value of the system, is known as a peak time. लेकिन वो सिस्टम का फर्स्ट पीक होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुई सिस्टम प्री फर्स्ट, ये हमारा पीक टाइमिंग नहीं रहेगा. और अगर ऑसिलेशन बाद में तो इट शुड बी वेरी फर्स्ट पीक इन रिस्पॉन्स. तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए फर्स्ट पीक में और फर्स्ट ऑसिलेशन में मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए जो टाइमिंग रिक्वायर्ड है उसे बोलेंगे हम पीक टाइम. सो इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच इट्स पीक वैल्यू, इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ टाइम एट विच रिस्पॉन्स अंडरगोज फर्स्ट ओवरशूट ना. फर्स्ट ओवरशूट मतलब ये, तो दिस इज अ फर्स्ट ओवरशूट, मैक्सिमम पीक, विच इज ऑल्सो पीक ओवरशूट, एंड इट इज गिवन एज TP is equal to pi by omega d. Pi is constant and omega d is a damped frequency, which is also equal to omega n under root 1 minus zeta square. ये सभी टाइमिंग हम सेकेंड में कंसिडर करेंगे, सेकेंड्स, सेकेंड, TR सेकेंड, TP सेकेंड. ओके, no need to explain what is zeta and omega n again. Omega n is a natural frequency and zeta is a damping factor or damping ratio. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है पीक ओवरशूट. अब पीक ओवरशूट क्या है? इट इज डिनोटेड एज MP और ये हमेशा परसेंटेज में रहता. सो इट इज द लार्जेस्ट एरर बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड. लेट अस गो टू द डायग्राम. It is what? It is the largest error between reference input and output. देखो, लार्जेस्ट एरर. अब एरर हमने यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ये डिजायर्ड है और ये एक्चुअल है, तो ये गैप हो गई एरर की, इसको हम एरर बोल रहे हैं. तो देखो यहाँ पे भी एरर है, मतलब ये डिजायर्ड है और ये एक्चुअल आउटपुट है, ये भी एरर है, ये और ये भी एरर है, ये डिजायर्ड लाइन है और ये एक्चुअल पॉइंट है यहाँ पे. वैसे ही जो मैक्सिमम ओवरशूट है, तो मतलब ये मैक्सिमम गैप है पूरे सिस्टम में, ये एकदम मैक्सिमम गैप है कि इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ मैक्सिमम एरर.
तो फर्स्ट शूट में जो मैक्सिमम एरर हमको शो हो रहा है उस वैल्यू को हम बोलेंगे, ऑब्वियसली इट इज़ इन अ परसेंटेज, क्योंकि ये क्या है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट, यहाँ पे ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, लेकिन ये मैक्सिमम है और ये डिजायर्ड है। सो इट इज़ और इट कैन बी अ एरर, क्योंकि ये आउटपुट कर्व है लेकिन ये डिजायर्ड आउटपुट कर्व है। तो एक्चुअल और डिजायर्ड का जो डिफरेंस है ऑब्वियसली वो एरर है, इवन दो दिस इज अ पॉजिटिव एरर, क्योंकि जैसा है 100% चाहिए लेकिन मिल कितना रहा है 140%, 150%, लेकिन वो बाद में क्योंकि ये अनस्टेबल है वो कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, लेकिन थ्रू आउट इन रनिंग ऑफ दैट सिस्टम दिस इज अ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एरर, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ पीक ओवरशूट। ओके, पीक ओवरशूट, तो ये हो गया आपका पीक ओवरशूट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, सो परसेंटेज MP. It can also be defined as amount by which output overshoot its reference steady state value during first overshoot, कि पहले ओवरशूट में जो रेफरेंस आउटपुट से, रेफरेंस स्टेडी आउटपुट से आपका आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना वेरी हो रहा है फर्स्ट ओवरशूट में, फर्स्ट पीक में, तो वो लार्जेस्ट एरर जिसको बोल सकते हैं। तो एंड फॉर्मूला इज ई रेस टू एक्सपोनेंशियल रेस टू माइनस पाई इंटू जीटा, ये सबका सब पूरा पावर में रहेगा, ई रेस टू रहेगा। सो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ई रेस टू माइनस पाई जीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, और वो हम परसेंटेज में ले रहे इसलिए इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीक ओवरशूट, मैक्सिमम ओवरशूट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज settling time. As name indicates, as name suggests, this time should be regarding steady state response। मतलब देखो कि settling time क्या है, कि आउटपुट आपका कहाँ पे सेटल हुआ है। So it is defined as the time required for the response to decrease and stay within a specified percentage of its final value within a tolerance band। मतलब सपोज आपका आउटपुट ऐसा वेरी हो रहा था और बाद में अब ऐसा, मतलब स्टेडी भी नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में वो वाइब्रेट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आपका आउटपुट स्टेडी हो गया। हो सकता है कभी सिस्टम में पीक के बाद में वो कांस्टेंट हो गया, एकदम स्टेडी लाइन, कांस्टेंट लाइन। कभी आउटपुट ऐसा भी स्टेडी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉलरेंस बैंड में ही वो वाइब्रेट हो रहा है। सो अगेन इट इज नोन एज अ सेटल्ड आउटपुट और स्टेडी स्टेट आउटपुट, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत कम है। सो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका आउटपुट कर्व स्टेडी हो गया, वो जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द सिस्टम अप टू द पॉइंट वेयर योर आउटपुट गेट स्टेडी इज नोन एज अ सेटलिंग टाइम, विच इज डिनोटेड एज TS। So this is defined as a time required for the response to decrease and stay within a specified percentage of its final value within a tolerance band is known as settling time. So in figure, your output is starting from 0, then oscillate and settle down here। ओके, यहाँ पे आपका टाइम जो आउटपुट आपका स्टेडी हो गया, तो इस पॉइंट पे आउटपुट का पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा वो था आपका TS, सेटलिंग टाइम। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है कि ये है आपका सेटलिंग टाइम। सो व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू सेटल डाउन at steady state value of response, that is known as a settling time। again obviously it is in a second। तो settling time है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट। तो सेटलिंग टाइम देख लो पहले, तो TS इज 4/ζωn। ओके, 4/ζωn, दैट इज अ वैल्यू और द फॉर्मूला फॉर सेटलिंग टाइम। अगेन ये जो है और एक डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। सो टाइम कांस्टेंट इज 1/ζωn equal to T, and that's why settling time is TS is equal to 4 into time constant। तो सेटलिंग टाइम का एक और फॉर्मूला है कि भाई 4 टाइम्स टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट समझना पड़ेगा कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। सो टाइम कांस्टेंट क्या है? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम आउटपुट टू रीच 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू। जैसे हमने 50% के लिए बोला कि वो डिले टाइम था, 10 to 90% के लिए बोला था वो राइज टाइम था, मैक्सिमम आउटपुट पहुंचने के लिए जो टाइम था वो पीक टाइम था। ओके,
वैसे ही सेटलिंग टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम ये 4 टाइम्स टाइम कांस्टेंट है, 4 इंटू टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट वो टाइमिंग स्पेसिफिकेशन है जहाँ पे सिस्टम आउटपुट को 63.2% रिच करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो, ओके, एंड दैट टाइम कांस्टेंट इंटू 4 गिव्स यू सेटलिंग टाइम, ओके। सो दैट्स वाई 4 इंटू जीटा ओमेगा है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट ऐसे भी एक्सप्रेस होता है। सो फॉर टॉलरेंस बैंड प्लस माइनस 2% ऑफ स्टेडी स्टेट। सो दीज वर दी टाइम स्पेसिफिकेशन फॉर व्हाट, ट्रांजिएंट स्टेट, ओके। फाइनली जो आउटपुट है, मैंने पहले बोला था कि ट्रांजिएंट स्टेट में आपको फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा, एक वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा आउटपुट वेरी हो रहा है, कहीं भी स्टॉप नहीं हुआ। लेकिन उसको हम एक इक्वेशन में शो कर सकते हैं, तो इक्वेशन इज 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस थीटा। सो कंप्लीट इक्वेशन इज इन अ फॉर्म ऑफ टाइम टी, ओके। तो जैसे यहाँ पे जीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, ओमेगा एन की वैल्यू रहेगी, उसके बाद में ओमेगा डी की वैल्यू रहेगी और थीटा की कोई वैल्यू रहेगी। बाकी पूरा इक्वेशन ये टी के फॉर्म में हमें शो करना है। मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको कि सपोज सी ऑफ टी इज 1 माइनस ईटा ई रेस टू माइनस 5t। सपोज ये जो है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सपोज इसकी वैल्यू आई 1.5, ओके। सो 1 माइनस 1.5 ई रेस टू माइनस 5 टी एज इट इज रहेगा, ठीक है, इंटू साइन सपोज ओमेगा डी आपको मिला 4, सो 4t प्लस थीटा मिला आपको 1.25, लाइक। सो इस फॉर्म में हम जनरली हमारा जो आउटपुट रहेगा ट्रांजिएंट स्टेट में वो एक्सप्रेस करेंगे। विल नॉट गेट अ स्टेडी वन number or 2 number value, it will be a complete equation. Equation should be written in the form as you can see, 1 minus something of e raised to something of t sine something of t plus theta, okay. So this is a time specification, and from the next lecture we'll start numericals on transient response. So we'll stop here. Thank you.